आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है और हमारी आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्टिलेशन कॉलम। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टाइप्स के डिस्टिलेशन कॉलम को डिस्कस करेंगे, जिनमें बबल कैप कॉलम है, इसके अलावा सी ट्रे कॉलम है, इसके अलावा पैक्ड कॉलम है, इसके अलावा पैकिंग मटेरियल है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एच-टेक है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो डिस्टिलेशन कॉलम से रिलेटेड है और हम इसमें डिस्टिलेशन कॉलम के मुख्तलिफ डिज़ाइन की बात करेंगे और इसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी बात करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टिलेशन कॉलम के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि हम बात स्टार्ट करने लगे हैं डिफरेंट कॉलम्स के डिफरेंट टाइप्स की और हर एक का ऑपरेशन जो है उसमें कुछ जिद्दत पैदा की गई है ताकि उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो हम डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स को देख के आगे चलते हैं, क्योंकि हर कॉलम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ट्रेज इस्तेमाल हो रहे हैं और जो ट्रेज की डिज़ाइनिंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी मोस्टली। एक तो डेंसिटी पे, जो हम फीड दे रहे हैं उसकी डेंसिटी पे, और एक जो उसका रेट है वेपर और लिक्विड का उस ट्रे में से पास करने का। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ट्रे के डिज़ाइन के ऊपर। और हर डिस्टिलेशन कॉलम में ये कोशिश की जाती है कि जो लिक्विड और वेपर का कांटेक्ट है हर स्टेज के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब वो अच्छा होगा तो हीट और मास ट्रांसफ़र सही तरीके से होंगे और फिर इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पैदा होगी। और इक्विलिब्रियम का पैदा होना भी ज़रूरी है, और जब इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा तो कॉलम की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और यानी कि इक्विलिब्रियम एक फैक्टर हो गया इसकी एफिशिएंसी का। अगर वो ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो एफिशिएंसी जो है वो लो होगी। अगर हम इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे दो पॉइंट्स को हम मद्देनज़र रखेंगे। एक तो होगा जो हमारे पास ट्रे है उसकी ज्योमेट्री होगी, और दूसरा होगा ऑपरेशन, यानी कि जो हम फीड दे रहे हैं और जो वेपर जा रहा है उनका जो फ्लो है उसको कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पे लिखा है पैरामीटर्स ऑफ ट्रे हाइड्रोलिक्स। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये कौन कौन से हो गए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे मेरा कर्सर है वेपर लिक्विड लोडिंग, यानी कि जो हम फीड दे रहे हैं, और इसके अलावा जो प्रेशर ड्रॉप है। और तो ये दो जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कंसिडर होंगे उसकी एफिशिएंसी के लिए। और इसके अलावा फ्लडिंग है, टर्न डाउन है, वियर लोडिंग है, ये भी जो हैं वो जो हमारी जो एफिशिएंसी है उसको कम करते हैं। और क्योंकि ये सब काम अच्छा नहीं होता, कुछ काम जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो ये फ्लडिंग है या फॉर्मिंग है या एंट्रेनमेंट है तो ये हमारी एफिशिएंसी को वहाँ पे ख़राब करेंगे अगर हमारा जो हाइड्रोलिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक नहीं होगा तब। तो जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के अंदर हाइड्रोलिक की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और वो डिपेंड करता है, ये जो हाइड्रोलिक का पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कैसी है, हमने कितना इकोनॉमिकली काम करना है और हमने सेफ्टी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम काम के पीछे अपनी एफिशिएंसी लेने के लिए उसको सारा ख़राब कर दें। तो ये हाइड्रोलिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसके अंदर जो वेपर और लिक्विड की लोडिंग है या प्रेशर ड्रॉप है इनको हम कंट्रोल में रखेंगे ताकि हम उसकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को हासिल कर सकें, हम उस प्रोसेस को इकोनॉमिकली चला सकें, और इसके अलावा हम उसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी सबसे ज़्यादा उस पे नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो समझो कि सब कुछ गया।
तो अभी तक हमने बात की दो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। एक तो हमने उसकी डिजाइनिंग की बात की कि उसके जो डिजाइन है वो ऐसे होने चाहिए कि वो हमें एफिशिएंसी दें, और इसके अलावा हमने उसकी और जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात की कि इसमें जो हम फीड दे रहे हैं, जो हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम ऐसा करें कि हमें एफिशिएंसी मिले। ठीक है, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, इन दोनों की जो समरी है, वहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला। हमें इस जो पूरा डिस्टिलेशन कॉलम है या जो भी कॉलम है, इसके अंदर की जो केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है एक चीज पे कि जो वेपर है और जो लिक्विड है इनका आपस में कैसा कांटेक्ट हुआ है। और ये जो हम पैकिंग मटेरियल इसमें डाल रहे हैं, इसकी पैकिंग कर रहे हैं, प्लेटों को बदल रहे हैं, सब काम हम इसीलिए ही कर रहे हैं कि जो वेपर और लिक्विड का आपस में कांटेक्ट है वो अच्छा हो। तो यहाँ पे है कि जो लार्ज बबल्स हैं, यानी कि जब गैस एक्सपैंड हो के बबल की सूरत में जाएगी और वो फिर ब्रोक हो जाएंगे, कुछ थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ब्रोक हो जाते हैं और फिर वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्मॉलर बबल्स जो हैं उनका वो एक की बजाय वहां पे 4 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो 4 जो हैं वो मजीद जो एयर आ रही होगी, गैस आ रही है, उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, जो लिक्विड आ रहा होगा उससे भी कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरह इनका जो कांटेक्ट का आपस में टाइम है, जो प्रोसेस है, वो बढ़ जाएगा, उसको सरफेस एरिया भी ज्यादा मिलेगा कांटेक्ट के लिए। तो जो भी हम बात करें, जो भी हम उसकी डिजाइनिंग की बात करें या उसकी ऑपरेशन की बात करें, तो एक पॉइंट पे जाके बात खत्म होती है कि जो लिक्विड है और जो वेपर है, इनका जो आपस में कांटेक्ट है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तभी हमें मजीद एफिशिएंसी मिलेगी, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इक्विपमेंट है तो वो अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ कैपेसिटी के, मुख्तलिफ साइज के बनाए जाते हैं। और क्योंकि हम डिस्टिलेशन कॉलम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक जनरल ओवरव्यू दिया गया है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम है ये भी कैपेसिटी के हिसाब से मुख्तलिफ साइजेस के बनाए जाते हैं। और जो एक कॉलम होता है वो अप्रॉक्स 0.3 से 10 मीटर उसका यानी कि डायमीटर होता है, और जो उसकी हाइट होती है वो 3 से 75 मीटर इतनी उसकी हाइट होती है। और ये इस रेंज के अंदर मुख्तलिफ इसके जो टाइप्स हैं वो हम बना सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी हम ले सकते हैं इसकी डायमेंशंस। और ये जितना भी डिजाइनिंग का और ऑपरेशन का काम किया जाता है, इसके जो मकासद हैं वो एंड पे दो ही हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है और जो उस पे कॉस्ट आ रही है ऑपरेशन पे वो भी मिनिमम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। लेकिन ये नहीं है कि क्वालिटी के पीछे हम जो है वो हजारों लाखों रुपए लगा दें और उसकी जो कीमत हो वो मार्केट में सेल ही ना हो, तो महंगी हो और इस वजह से सेल ना हो। तो यहाँ पे हमने मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेशन करवाना है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रखनी है। तो ये चीजें मैटर करेंगी इसकी डिजाइनिंग में। कोई भी इक्विपमेंट है तो वो अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ कैपेसिटी का बनाया जाता है। अगर हम डिस्टिलेशन कॉलम की बात करें तो उसकी भी मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि जो एक सिंगल कॉलम होता है वो डायामीटर में 0.3 से 10 मीटर तक होता है, और जो उसकी हाइट होती है वो 3 से 75 मीटर तक होगी। तो इसके अलावा जो इसकी डिजाइनिंग है उसमें किस बात का ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और जो हमारा ऑपरेशन है उस पे जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, यानी कि हम बनाने में ज्यादा खर्चा ना करें। और इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसकी प्योरिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि हर एक जो हमारा आइटम है उसमें सेम कंपोजिशन हो, सेम प्योरिटी हो उसकी। और इसके बाद हम बात करते हैं जो हम ट्रेज इस्तेमाल करते हैं कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट जो ट्रे है वो हमारा है बबल कैप ट्रे, और इसका हम थोड़ा टेक्निकल डाटा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये तो हमारा जो है ना जी, ये है ट्रे, और ट्रे के ऊपर ये कैप्स लगी हुई हैं, और इस ट्रे के ऊपर ये जो लाइंस है जहाँ पे कर्सर है, ये इनको हम राइजर कह रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि बबल कैप ट्रे हैज अ राइजर,
ठीक है, राइजर रखती है और इसके ऊपर ये कैप होती है और जो कैप हमने फिट करनी है ये राइजर से थोड़ा डिस्टेंस पे हो ताकि यहाँ से जो आप ये एरोज देख रहे हैं ये वेपर के आ रहे हैं तो इनको यहाँ पे ब्लॉकेज ना मिले, ये यहाँ से गुजर जाएं। और ये तो एक हमारे पास एक की कहानी है। तो ये जब इस तरह की कंडीशन में होंगे, यानी कि जब ये पैकिंग में होंगे तो इस तरह की कंडीशन में होता है। और ये रास्ता जो है, एक रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे जो वाइट वाइट हैं ये सब इसके रास्ते हैं। तो यहाँ से जो वेपर्स हैं ये इसमें से एग्जिट होंगे। और इसके अलावा जो वेपर्स हैं ये निकलने के बाद जो यहाँ पे कंडेंस होंगे कुछ, और कुछ जो हैं वो वेपर की सूरत में ही रहेंगे और इससे जो ऊपर वाला ट्रे है उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे भी यही प्रोसेस सेम होगा। और इसके अलावा हम एक और तस्वीर में देख लेते हैं कि ये इसका जो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे आप जो धुआं देख रहे हैं ये उसका जो वेपर्स हैं ये वो निकल के जा रहे हैं और ये जो ब्लू है ये जो कंडेंस हो चुके हैं ये वो हैं। और ये भी एक ऑपरेशन दिखा दिया गया है एक का। और इसके अलावा यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा दी गई है। और यहाँ पे एक और डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे ये इस डायग्राम के अंदर जो येलो हैं ये दो प्लेट्स हैं। अब वो ऊपर वाली जो प्लेट थी वो अकेली थी और यहाँ पे दो हैं। तो क्या हो रहा है कि एक से जो वेपर निकल रहे हैं वो दूसरे के, यहाँ पे जो हमने ऊपर अभी बबल कैप्स देखी थी वहां पे एंट्री हो रही है उनकी। और ये जो येलो है ये सारा हमारा लिक्विड है, प्रोडक्ट है, और यहाँ से ये जो है वो एग्जिट हो रही है, हमें मिल रही है। और जो है वो कुछ निचले ट्रे में जा रही है जो जो उसकी फ्लडिंग होती है। और यहाँ से देखें ये जो कलर है तो इसमें भी वही ऑपरेशन है, ये राइजर हैं और यहाँ पे जो डॉट्स दिखाए गए हैं ये हमारे वेपर्स हैं और ये जो ब्लू है ये हमारा लिक्विड है। और जो लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है ये हमारा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का जिक्र भी किया गया है कि ये ग्लाइकोल है। और ग्लाइकोल आपने पढ़ा होगा ग्लाइसरीन इंडस्ट्री में, तो ये जो है ये हमें ग्लाइकोल मिल रही है। और कुछ हम यहाँ से जो है ओवरफ्लो करके हमें निकाल लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को और बाकी इधर ही रहती है। बाकी जो है वो यहाँ पे मजीद कंसंट्रेशन के लिए, और जो इक्विलिब्रियम की बात की थी हमने, वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह हमें जो प्रोडक्ट है वो भी मिलती रहती है। और ये ऑपरेशन जो है ये भी ट्रेस के अंदर चलता रहता है। और यहाँ पे क्लियरली आपको सब कुछ अप्रॉक्स बता दिया गया है। और जो वैसे प्रैक्टिकली एक होती है वो इस तरह का एक सेटअप होता है। और ये वही बबल कैप्स हैं और ये जो आप इस यहाँ पे झरियाँ सी देख रहे हैं ये वही रास्ते हैं निकलने के। और यहाँ से निकलेगा हमारा वेपर और जो लिक्विड होगा वो कंडेंस होके यहाँ पे जमा हो जाएगा और बाकी जो है वो इससे ऊपर वाली जो प्लेट होगी उसमें चला जाएगा। ये डिस्टिलेशन कॉलम का एक और ट्रे है और इसको हम सीव ट्रे कहेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रे होती है उसके अंदर, वहाँ पे जिस तरह बबल कैप में था वहाँ पे कोई कैप्स नहीं होती, बबल्स नहीं होते, जस्ट एक परफोरेटेड सी सरफेस होती है जिसको हम एक जाली सी कह सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो होल्स हैं ये बड़े होते हैं, कुछ जो होल्स हैं वो छोटे होते हैं। और इसके अलावा जो वेपर्स हैं वो इसके बॉटम से आते हैं और जो इनके सुराख छोटे बड़े होते हैं दोनों किस्म के होते हैं, वो डिज़ाइनिंग के हिसाब से सेलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से वो इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद ये आपको दो किस्म के वेपर्स दिखाए गए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जो छोटे हैं वो छोटे सुराखों से गुजरे हैं, जो बड़े हैं बड़े सुराखों से गुजरे हैं। और फिर बाकी जो काम है वो वही है कि इस ट्रे के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो स्टेज है यहाँ पे कुछ कंडेंस हो जाएंगे और कुछ जो है वो इस जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे भी बॉटम से इंटर होंगे। और जो साइडों से हमने जिस तरह ऊपर वाले में देखा था कि हमें ग्लाइकोल मिल रही है, तो इसी तरह इसकी साइडों से भी हमें जो हमारी प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी। और जस्ट ये एक परफोरेटेड सरफेस है। मजीद इसकी जो डायग्राम्स हैं वो देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे जो दो लाइंस हैं ये एक ट्रे को बता रही है, दूसरी ट्रे को जिक्र कर रही है, तो सी प्लेट का। तो यहाँ पे देखें कि ये लाइन पूरी नहीं है, इनके अंदर फासला है। तो ये जो फासला है ये उन्हीं होल्स की बात कर रहा है। और इसके अलावा डाउन कमर्स होते हैं क्योंकि ओवरफ्लो वापस भी जाना होता है निचली ट्रे में। और
इसके अलावा एक और तस्वीर को देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका ऑपरेशन है कि ये जिस तरह ये एक सुराख है, दूसरा सुराख है, तीसरा, तो यहाँ से बबल्स की सूरत में चीज़ें इंटर हो रही हैं और यही जो बबल्स हैं ये फिर अपनी फेस चेंज करके कुछ लिक्विड में रह जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो आप वाइट सा स्मोक देख रहे हैं ये फिर ऊपर वाले में चले जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ परफोरेटेड सरफेस है और ये जो होल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं। और अगर इस काम में कोई, क्योंकि हर काम सही तो नहीं होता, अगर ख़राब हो तो इस तरह की वीपिंग होती है और ये हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो ख़राबियाँ हैं डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, सब कुछ साफ साफ सीधा सीधा तो नहीं होता, ख़राबियाँ जो हैं वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और एक और तस्वीर में आप देख लें कि इस तरह की प्लेट होती है और यही जस्ट यह परफोरेटेड सरफेस है और यहाँ पे ये कुछ सुराख बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और ये उस कॉलम के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप फिट कर दिए जाते हैं। हर एक के जो बॉटम है वहाँ से वेपर आता है और इसके ऊपर चला जाता है और कुछ जो प्रोडक्ट है वो भी मिलती रहती है, कुछ इक्विलिब्रियम के काम भी आ जाता है और वेपर्स भी वहाँ से चले जाते हैं, प्रोडक्ट भी हमें मिल जाती है। तो बिल्कुल ये भी इसी तरह की, इसके जो यहाँ पे देखें कि इसकी लाइन सीधी नहीं है, कुछ टर्न है, और तो वो डिज़ाइन के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है कि इसने हमने कैसी बनानी है। तो यहाँ पे लिखा है सीव ट्रे इन 316 SS। SS का मतलब स्टेनलेस स्टील है और 316 जो है वो इसका ग्रेड होता है स्टेनलेस स्टील का, तो उससे उस मटेरियल से ये बनाई गई है। तो ये जो आप यहाँ पे ये जो पट्टी, ये एक चादर सी देख रहे हैं, तो ये दूसरी से डिस्टेंस के लिए है और इसकी यानी कि इस तरह की एक और इसके नीचे रखेंगे और उसके और इसके दरमियान ये फासला होगा। ठीक है, तो ये एक प्लेट दिखाई गई है। इस तरह हम अगर एक तरतीब में बहुत सी जोड़ें तो हर एक के दरमियान जो फासला आएगा तो वो वेपर्स के लिए और वो कंडेंसेशन के लिए और वो सारा प्रोसेस आप जानते हैं उसके लिए है। अब हम बात करते हैं पैक्ड कॉलम की। और पैक्ड कॉलम जो हैं ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो इनका मेन काम है वो तो है सेपरेशन करना। और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनमें एब्जॉर्प्शन है, स्ट्रिपिंग है, यानी कि एब्जॉर्प्शन में हम गैस और जो लिक्विड है उनका कांटेक्ट करवाते हैं तो उसमें से जो गैस है उसके कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन। जो स्ट्रिपिंग है इसमें जो गैसेस जो हैं लिक्विड के अंदर इंट्रैप्ड होती हैं उनको हम यहाँ से खारिज करवाते हैं गैसेस को, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन का उलट है। उसमें गैस जो है वो लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और इसमें लिक्विड के अंदर से निकलती है। और इसके अलावा जो हमारे पास है डिस्टिलेशन, उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो पैक्ड कॉलम हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम कंसिडर करते हैं कि जस्ट एक पाइप है, पाइप यानी कि एक सर्कुलर पाइप है, एक वेसल है, और दूसरा जो पार्ट है वो पैकिंग पर मुश्तमिल है। और हम अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाता है पैक्ड कॉलम, यानी कि उस हॉलो पाइप के अंदर अगर हम जो हमारी पैकिंग है इसको हम फिट कर दें, जो कि फिट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें तो फिटिंग के बाद वो बन जाएगा पैक्ड कॉलम। और पैक्ड कॉलम बनने के बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि जो हमने पैकिंग उसमें दी है उसका मकसद ही यही है कि जो हमारा कांटेक्ट है लिक्विड और वेपर का वो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके अलावा पैकिंग मटेरियल के ज़रिए उसका कांटेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगली बात हमने करनी है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी हम कब हासिल कर सकेंगे? तो जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल करके हम उसकी एफिशिएंसी हासिल करेंगे। कौन से दो पैरामीटर्स हैं जी? कि एक तो हमारा है कि लो प्रेशर, यानी कि हम इस पैक्ड कॉलम के अंदर इसके अंदर लो प्रेशर रखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसके अलावा जो हम लिक्विड और वेपर इसमें इंटर कर रहे हैं, जो गैस और लिक्विड हम टॉप से और बॉटम से इंटर कर रहे हैं, वो अगर कंट्रोल्ड में होंगे तो फिर जो है वो हमें एफिशिएंसी देगा। और यहाँ पे देखें कि एट हाई फ्लो पैरामीटर्स अगर यही दो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो जो इसकी एफिशिएंसी है कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तो ये कम हो जाएगी। इसके अलावा फाउलिंग होगी और कुरूजन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और पैक्ड कॉलम जो है वो लेस प्रेशर ड्रॉप देता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये पैक्ड कॉलम की एक डायग्राम है। ये एक जस्ट आप हॉलो सिलेंडर समझ लें, ये दरमियान में उसका पैक्ड बेड है,
पैकिंग दी गई है। और इसके अलावा एक लिक्विड जो है वो ऊपर से शावर किया जा रहा है और जो गैस है इसकी बेस इनलेट की जा रही है। और जो हम एक तो डिस्चार्ज ऊपर से ले रहे हैं और ड्रेन हम नीचे से ले रहे हैं। तो ये इसका पैक्ड कॉलम का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस कॉलम के अंदर जो पैकिंग करते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। एक तो हम यहाँ पे पहली जो है वो रैंडम है और डम्प्ड है, यानी कि हम बिखरी हुई हालत में यानी कि उसको इकट्ठा मिक्स करके फेंक देते हैं उसके अंदर, और वो रैंडम हो गई, यानी कि उसकी कोई तरतीब नहीं होती। जबकि बाकी जो है ये इनको हम एक अरेंजमेंट में लेके आते हैं। तो जो सेकंड अरेंजमेंट है उसकी वो स्ट्रक्चर्ड पैकिंग है और ये लेयर्स की सूरत में होती है और कोरुगेटेड शीट्स होती हैं। जिस तरह होते हैं ना वो कोरुगेशन कहते हैं, जिस तरह वो एक ट्रैक्टर के टायर के ऊपर गुड्डी सी बनी होती है, तो उस तरह की ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक दूसरे से ताकि उनके दरमियान फासला रहे और फ्लो हो सके उसका लिक्विड का, तो ये कोरुगेटेड सरफेस इसलिए बनाई जाती है। और जो ग्रिड्स हैं ये जो इस तरह क्रिस्टलाइजेशन में आपने लैटिस पढ़ा था कि उसका जो एक स्ट्रक्चर सा बनता है, ये बिल्कुल रिपीटेड स्ट्रक्चर है। तो ये हम इस तरह की उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं पैकिंग की, ताकि हम और इन तीनों का हमारे पास सेम पर्पस, एक पर्पस क्या है कि जो लिक्विड और वेपर का आपस में कांटेक्ट है वो अच्छे से अच्छा हो। मज़ीद ये वही रैंडम पैकिंग है और ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक बकेट में हम कोई चीज़ रख देते हैं। और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्ड पैकिंग है और ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और एक जो है वो थर्ड है वो ग्रिड पैकिंग है, और ये जिस तरह स्टोर्स के ऊपर पड़ी होती हैं, जिनमें चीज़ें पड़ी होती हैं अलमारियों में, ये बिल्कुल उस तरह की एक ग्रिड सी पैकिंग है। और ये सारी पैकिंग्स हैं जी, ये उस जो है हमारा कॉलम उसके अंदर की जाती हैं और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ पैकिंग और उनके स्टाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पैक्ड कॉलम, और हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अंदर पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पैक्ड कॉलम से। जो पैक्ड कॉलम है इसकी अगर कंस्ट्रक्शन को आप देखें तो जिस तरह एक पाइप होता है, जिस तरह एक ट्यूब होती है सर्कुलर, तो ये इस तरह का एक हॉलो वेसल है, यानी कि खाली वेसल है। और फिर हम सेकंड पे क्या करते हैं कि कोई पैकिंग मटेरियल लेके इस हॉलो सिलेंडर के अंदर हम मुख्तलिफ जो उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं अरेंजमेंट के, वो हम उसके अंदर रख देते हैं। तो इस तरह वो पैकिंग मटेरियल उसके अंदर चला जाता है। तो उस हम पूरे जो है हमारा कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे आफ्टर पैकिंग के बाद हम उसको क्या कहेंगे कि ये पैक्ड कॉलम है। पैकिंग मटेरियल डालने से पहले वो क्या था, जस्ट एक हॉलो पाइप था। ठीक है, तो ये हम जो पैक्ड कॉलम है ये इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। और उनमें यहाँ पे जो थर्ड लाइन है इसमें लिखा है कि डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, गैस एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपने पैक्ड कॉलम सिर्फ ये नहीं जहन में रखना कि ये सिर्फ हम डिस्टिलेशन में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं। पैकिंग मटेरियल आ गया। पैकिंग मटेरियल हमने उस हॉलो पाइप में डाला तो वो बन गया पैक्ड कॉलम। अब हमने उसके ऑपरेशन की बात करनी है, कैसे ऑपरेट करेगा ये। ऐसे ऑपरेट करेगा कि ऊपर से जो उसका टॉप है वहाँ से हम लिक्विड एंटर करेंगे, जो उसका बॉटम है वहाँ से हम गैस एंटर करेंगे, और फिर जो दरमियान में इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करना है, वो उस पैकिंग मटीरियल के ज़रिए करेंगे। क्योंकि पैकिंग मटीरियल जो हमने बीच में इंटर किया है उसकी वजह से उनके जो कांटेक्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब लिक्विड और वेपर फेज आपस में मिलेंगे तो फिर उनका कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट के बाद कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर हम उसको कंट्रोल ना करें। और अगर हम कंट्रोल करें तो वो हमें एफिशिएंसी भी देगा। तो कौन से पैरामीटर्स हमें एफिशिएंसी देंगे पैक्ड कॉलम के अंदर? अगर तो हम
पैक्ड कॉलम को लो प्रेशर पे हम ऑपरेट करवाएं तो फिर हमें एफिशिएंसी मिलेगी। सेकंड, अगर हम लो लिक्विड एंड वेपर लोडिंग यानी कि जो हम उसके अंदर फीड इंटर कर रहे हैं बॉटम से और टॉप से, अगर उनका जो हम फीडिंग लेवल है वो हम स्लो रखें तो फिर भी हमें एफिशिएंसी मिलेगी। अगर वो ज़्यादा कर देंगे तो मुख्तलिफ मसाइल पैदा होंगे, एफिशिएंसी नहीं रहेगी। और वो मसाइल का भी हम जिक्र करेंगे इसके एंड पे कि कौन से मसाइल पैदा होंगे अगर हम उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं रखेंगे तब। तो अगर उनका जो हमारे पास फ़्लो पैरामीटर्स हैं उनको अगर हम उनकी कैपेसिटी ज़्यादा रखेंगे तो फिर हमें वो पैक्ड कॉलम एफिशिएंसी नहीं देगा। इसके अलावा फाउलिंग भी हो सकती है, करूजन भी हो सकती है, तो ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो पैक्ड कॉलम जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि ये हमेशा लेस प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करता है। जितना लेस प्रेशर ड्रॉप होगा इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी हमें। और कॉलम के ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। उनमें फॉर्मिंग एक प्रॉब्लम है, फॉर्म पैदा हो जाती है और वो जो हमारे वेपर्स हैं उनको उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है और सही कांटेक्ट नहीं होने देती गैस का और लिक्विड का, तो ये मसाइल पैदा होते हैं। और जो पैक्ड कॉलम है ये इस जो फॉर्मिंग वाला सिस्टम है इसको रिड्यूस करता है, इसको कम करता है। और हम इसके अंदर जो पैकिंग करते हैं उसके मुख्तलिफ हमारे पास तरीके हैं। एक को हम रैंडम कहते हैं, दूसरे को हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, तीसरे को हम ग्रिड पैकिंग कहते हैं। और ये पैकिंग मटेरियल जो है ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो यानी कि जो हमारा लिक्विड और जो हमारा वेपर है उसने मिलना होता है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनको अच्छी तरह उनका कॉन्टैक्ट हो जाए। पैकिंग की तो हम बात कर चुके हैं कि वो कैसे करनी है और कितने तरीक़ों से करनी है। और उस पैकिंग के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल के हेडिंग के अंदर 3 यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो है वो सरामिक एलिमेंट्स हैं। और सरामिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये जो वाशरूम के अंदर जो बेसन इस्तेमाल होते हैं या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनका जो मटीरियल होता है वो सरामिक होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो क्रोसिव नहीं होते, जंग वगैरह इसमें ख़तरा नहीं होता, और बाकी जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते इनके साथ। और इसके अलावा गुड वेटेबिलिटी क्योंकि हमें चाहिए होती है और ये बड़ी अच्छी तरह जल्दी से ये वेट हो जाते हैं। और एक तो ये मटेरियल हो गया। जो सेकंड है वो मेटल एलिमेंट्स भी होते हैं और वो भी अच्छी गुड वेटेबिलिटी हमें देते हैं। और इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ भी होती है और वो क्योंकि टूट फूट ना जाए। और इसके अलावा हम जो हमारी लो लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं और वहाँ पे हम प्लास्टिक के भी यूज़ करते हैं मटेरियल्स, और उसमें पॉली प्रोपाइलीन है और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इनकी कास्ट क्योंकि कम होती है और लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं हो सकते। तो जो पैकिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनमें सरामिक्स का मटेरियल इस्तेमाल होता है, मेटल का होता है और प्लास्टिक का होता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें या हमें इनसे चाहिए क्या तो और एफिशिएंसी हमें कैसे मिलेगी, तो उसमें जो मैक्सिमम मास ट्रांसफ़र होगा तो तब हमें एफिशिएंसी मिलेगी। और अगर हमारे पास मिनिमम प्रेशर ड्रॉप होगा तभी हमें एफिशिएंसी मिलेगी। और ये दोनों काम करने के लिए हम क्या चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे? एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को। एरोडायनामिक क्या होता है जी? एरोडायनामिक एरोप्लेन से निकला है और एरोप्लेन जो है वो मूव करता है एक फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड की 2 टाइप्स होती हैं, एक लिक्विड होता है, एक हमारे पास गैस होती है, और वो गैस के अंदर फ्लो करता है। और वहीं से ये एरोडायनामिक्स यानी कि जो हम इस कॉलम के अंदर टॉप से लिक्विड और बॉटम से हम गैस दे रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगी। अगर हम उनको कंट्रोल में रखेंगे तो फिर हमें इसकी एफिशिएंसी अच्छी हासिल होगी। इसके बाद हम सेकंड हमारा काम है, क्योंकि जो हम टॉप से लिक्विड दे रहे हैं उसको हमने शावर इस तरीके से करवाना है कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो, यानी हर जगह पे वो जाए, उस पूरे कॉलम को वो फिल करे ताकि जो नीचे से गैस आ रही है उसके साथ वो कांटेक्ट करे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए तभी हमें एफिशिएंसी मिलेगी। थर्ड क्या? जब वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी तो
ऑफ कोर्स लिक्विड और गैस का कॉन्टैक्ट भी अच्छा होगा, तो उसके वजह से भी हमें जो उसकी एफिशिएंसी है वो अच्छी मिलेगी। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैकिंग मटेरियल की वो क्या होनी चाहिए कि एक तो हाई सरफेस एरिया होना चाहिए, ऑफ कोर्स सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, और इसके अलावा ये गुड वेट एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जल्दी गीला हो जाए, और वो आप पहले देख चुके हैं। और इसके अलावा जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी कम होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इन्वॉल्व होंगी। कुछ और लेटेस्ट मटेरियल्स को देखते हुए फिर चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है, जो फर्स्ट थी, उसमें बैरल सैडल्स हैं, रैशिंग रिंग्स हैं। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन है इसमें इंटरलॉक सैडल्स हैं, और पॉल रिंग्स हैं, और नटर रिंग्स हैं, कैस्केट रिंग्स हैं। तो ये इस किस्म की मुख्तलिफ जो हैं वो डिज़ाइनिंग होती है उस पैकिंग मटेरियल की, यानी उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है। और इसके अलावा ये भी पैकिंग मटेरियल है, अब ये डिफरेंट जो है वो साइज़ में अवेलेबल है, और डिफरेंट मटेरियल इस्तेमाल हुई हैं। और इसके अलावा ये भी है, ये भी मटेरियल है। अब यहाँ पे वहाँ पे ये देखें कि ये जो बड़े हैं पाइप्स, इनको जो कट किए गए हैं, इनके ऊपर होल्स नहीं हैं, और यहाँ पे जो है इनके ऊपर होल्स बना दिए गए हैं, ये भी इसलिए कि हमारा जो कांटेक्ट है वो अच्छे से अच्छा हो। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो ये था हमारा पैकिंग मटेरियल, और हमने पैक्ड कॉलम जो है उसको तकरीबन हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसको डिज़ाइन के हिसाब से भी कर दिया है, उसको जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से भी कर दिया है, उसका जो पैकिंग मटेरियल है उसके हिसाब से भी कर दिया है, और पैकिंग मटेरियल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह निगहबान।